हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो वीडियो हम लेके आए हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे लेके आए हैं। कई भाग में होगा, कई क्या 2 या 3 पार्ट में ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर आप सभी चाहेंगे तो एक पूरी मैराथन क्लास भी हो जाएगी इसकी। हमने भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा दिया है, आज बारी है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की। इस टॉपिक से संबंधित बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अभी हमारे एग्ज़ाम जो लगे हुए हैं, जैसे पीजीटी के कई एग्ज़ाम हैं, है ना, और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और बाकी आपको ये जो टॉपिक है वो आपको आगे चल के यूजीसी में भी काम आएगा। तो हर लिहाज से, साथ ही जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उनके भी सिलेबस में ये टॉपिक लगा हुआ है। तो फिलहाल चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख विचारक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं हम उन्हें देखेंगे एक एक करके। उसके बाद हम एक एक विचारक को और उनके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले जो हमारे विचारक हैं वो हैं प्लेटो। प्लेटो के बारे में हम उनका समय देखेंगे और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये जो टॉपिक है प्रमुख विचारक एवं उनकी रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जिसमें पूछता है बहुविकल्पीय प्रश्नों के में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लेटो का अगर हम समय देखें तो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व प्लेटो का समय है। प्लेटो की रचनाओं के बारे में बात करें तो रिपब्लिक, ठीक है, प्लेटो की रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये है रिपब्लिक, फीड्स, स्टेट्समैन, क्रिटियस, इयोन, ये इम्पॉर्टेंट है। रिपब्लिक भी इम्पॉर्टेंट है। पार्मेनिड्स, फिलेब्रुस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लॉज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिम्पोजियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सोफिस्ट, टाइमियस, गॉर्गियस, फीडो, एपोलॉजी और क्रीटो, ये सभी प्लेटो की रचनाएं हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमने स्टार लगा दिया हुआ है, आपने ध्यान थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखें। बाकी एक नज़र इन सारी रचनाओं को भी देख लें। चलिए अगले हम विचारक को देखते हैं। अगले विचारक हैं हमारे अरस्तु। अरस्तु के समय की बात की जाए तो 384 ईस्वी से 322 ईसा पूर्व इनका समय है। इनकी रचना को देखेंगे तो पेरी पोइएटिकेस, ठीक है, ऑन पोएटिक्स, और दूसरा है रिटोरिक, तीसरा है पॉलिटिक्स। ये तीनों ही रचनाएं इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो है होरेस। होरेस का समय है 65 से लेके 8 ईसा पूर्व तक। इनकी अगर रचना की बात करें तो आर्ट्स पोएटिका इनकी रचना है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगले रचनाकार जो हैं अगले विचारक जो हैं वो है लोंजाइनस। लोंजाइनस का समय है 1 से 3 ईस्वी, ठीक है। इनकी रचना का नाम है पेरी इप्सुस या फिर ऑन द सबलाइम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, इसे भी आप याद रखें। अगले जो विचारक हैं दांते, इनका समय है 1265 ईस्वी से 1321 ईस्वी। इनकी रचना का नाम है दी वल्गरी एलोक्वेंसिया, ठीक है, ये इनकी रचना का नाम है। अगले हैं सर फिलिप सिडनी। इनका समय है 1554 से 1586 ईस्वी। इनकी रचना का नाम है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, ठीक। अगले हैं जॉन ड्राइडन। उनका समय जो है वो 1631 से 1700 ईस्वी है। और इनकी अगर हम रचना की बात करें तो इनकी रचनाएं जो हैं वह हैं द इंडियन एम्परर, एनस मिराबिली, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ठीक है, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जॉन ड्राइडन की। ओके, चलिए आगे देखेंगे। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं जोसेफ एडिसन, जिनका समय है 1672 से 1719 ईस्वी और जिनकी रचना है द स्पेक्टेटर। ओके,
अगले विचारक जो हैं पोप अलेक्जेंडर हैं। उनका समय अगर हम देखें तो 1688 से 1744 ईस्वी इनका समय है। और इनकी रचना की बात करें तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। आगे बात करेंगे वोल्टेयर की। इनका समय है 1694 से 1778 ईस्वी। और इनकी जो रचना है उसका नाम है डिक्शनरी फिलोसॉफिक। ओके, चलिए आगे हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन का समय अगर हम बात करें तो 1709 से 1784 ईस्वी इनका समय है। और इनकी अगर हम बुक की बात करें तो इनकी बुक का नाम है लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट, और दूसरा है द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, चलिए आगे देखते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट का जो समय है 1724 से 1804 ईस्वी। और इनकी रचना का नाम है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ओके, चलिए गोथे का समय है 1749 से 1832। रचना का नाम है फाउस्ट। हीगेल की रचनाओं की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये, 1770 से 1831 ईस्वी। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट इनकी एक रचना है। एंड एक अन्य रचना है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस। ठीक है, एक अन्य रचना है एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट। और एक रचना है साइंस ऑफ लॉजिक। ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, और ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले जो हमारे विचारक हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत। इनका समय है 1770 से 1850 ईस्वी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी कृतियां हैं, ये आप इन्हें हमेशा ध्यान में रखिए। लिरिकल ब्लैड्स 1798 और द प्रिल्यूड 1799। ये दोनों ही रचनाएं अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, कॉलरिज ये भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। इनका जो समय है वो है 1772 से 1834 ईस्वी। रचनाओं की बात अगर हम करें तो जो रचनाएं हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। बायोग्राफिया लिटरेरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना। लेक्चर्स ऑफ लिटरेचर ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अन्य एक है ऑफ चर्च एंड स्टेट। एक और है एड्स टू रिफ्लेक्शन। ठीक, ये सारी जो रचनाएं हैं ये हो जाती हैं आपकी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं पीबी शैली, जिनका समय है 1792 से 1822 ईस्वी। इनकी रचना का नाम है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री 1840। ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी भी रचना है नेचर। ओके, चलिए नेचर जो है वो इमर्सन की रचना है, नॉट शैली, ये इमर्सन की रचना है। ठीक है, इमर्सन को देखेंगे, इमर्सन का समय है 1803 से 1882। ठीक, और इनकी रचना का नाम है नेचर 1836। द अमेरिकन स्कॉलर 1837। सेल्फ रिलायंस 1841 ईस्वी। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले हमारे जो विचारक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कार्ल मार्क्स। इनका समय है 1818 से 1883 ईस्वी। और इनकी रचनाओं की बात करें, दास कैपिटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है 1848। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये इनकी अगली रचना है और इसका समय है 1847 ईस्वी। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं हम अपने मैथ्यू अर्नाल्ड पे। मैथ्यू अर्नाल्ड की बात करें तो इनका जो समय है वो है 1822 से 1888 ईस्वी। इनकी रचनाओं की बात करें तो एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 ईस्वी इम्पॉर्टेंट है। ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका समय है 1867 ईस्वी। लिटरेचर एंड ड्रामा ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, और ये इम्पॉर्टेंट है कल्चर एंड अनार्की। तो ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और लिटरेचर एंड ड्रामा का जो समय है वह है 1883 ईस्वी।
73 ईस्वी। और कल्चर एंड अनार्की जो है उसका समय है 1859 ईस्वी, 69 ईस्वी। ओके, चलिए अगले जो कवि हैं हमारे विचारक हैं उनको हम देखते हैं। लेव टॉलस्टॉय को देखेंगे। इनका समय है 1828 से 1910। इनकी रचनाओं की बात करें हम तो रिसरेक्शन, व्हाट इज आर्ट एंड अदर एसेज, ठीक है। और अगली रचना है वार एंड पीस। तो ये तीनों रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। चलिए हिप्पोलिट टेन है। टेन का समय पहले देख लेते हैं, 1828 से 1893। और इनकी रचनाएं हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, दूसरी है लिटरेचर, तीसरा है लेक्चर्स ऑन आर्ट। चलिए पीटर की रचना को देखेंगे, या पेटर। इनका समय है 1839 से 1894। हिस्ट्री ऑफ रेनेसा और प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म, ये इनकी रचनाएं हैं। एमिल जोला की रचना अगर हम देखें तो लेस रोगन मैकार्ट इनकी रचना का नाम है। और 1840 से 1902 इनका समय काल है। नीत्शे के बारे में बात करें तो नीत्शे का जो समय है वो 1844 से 1900। और इनकी अगर रचनाओं की हम बात करें नीत्शे की तो रचनाएं हैं द एंटी क्राइस्ट, ठीक, इसका समय है 1894 ईस्वी। ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, ठीक है, अगली रचना है। और द विल टू पावर, इसके साथ ही 10 स्पेक जरथुस्त्र, ठीक है, ये 10 स्पेक जरथुस्त्र। द विल टू पावर का जो समय है वह है 1901। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्कर वाइल्ड है। ऑस्कर वाइल्ड का समय है 1854 से 1900। द पिक्चर ऑफ डोरियन, ये इनकी डोरियन ग्रे, ये इनकी रचना का नाम है। और अगला इसका जो समय है 1890। और द हैजी प्रिंस इनकी रचना अगली है। और द हैप्पी प्रिंस इनकी अगली रचना है और जिसका समय है 1888 ईस्वी। चलिए अगले हम देखते हैं। अगले हमारे हैं सिगमंड फ्रायड, जिनका समय है 1856 से 1939 ईस्वी। इनकी जो रचना है उसका नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, इसका जो समय है वो है 1900 ईस्वी। और जो दूसरी रचना है उसका नाम है द जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, ओके, द जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, ओके, ये इनकी अगली रचना है जिसका समय है 1917 ईस्वी। तो ये तो दोनों रचनाएं हैं फ्रॉइड की। चलिए बेनेडिक्ट क्रोंचे पे आते हैं। इनका समय है क्रोंचे का जो समय है वह है 1866 से 1952 ईस्वी। इनकी दो रचनाएं हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एस्थेटिक और लॉजिक, ठीक है। एस्थेटिक का जो समय है वह है 1909 ईस्वी और जो लॉजिक का समय है वह है 1917 ईस्वी। एजरा पाउंड पे बात करेंगे। एजरा पाउंड का जो समय है 1885 से 1972, ठीक है। इनकी रचना है मेक इट न्यू, ठीक है, जिसका समय है 1934 ईस्वी, ठीक। अगली रचना है ABC ऑफ रीडिंग, इसका समय है भी 1934 ईस्वी। जॉर्ज लुकास हैं जिनका समय काल है 1885 से 1971 और इनकी रचना की बात करें द थ्योरी ऑफ नॉवेल। जॉन क्रो रैंसम हैं जिनका समय है 1888 से 1974 और इनकी रचना का नाम है द न्यू क्रिटिसिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगले हैं टी.एस. इलियट, ये इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। टी.एस. इलियट की अगर हम बात करें तो इनका समय है जो 1888 से 1965 ईस्वी। और हम बात करें इनकी रचनाओं की तो सिलेक्टेड एसेज इनकी पहली रचना है जिनका समय है 1932 ईस्वी, ठीक है। अगली है एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, ओके। दूसरा है पोइट्री एंड ड्रामा, ये इम्पोर्टेंट भी है, जिसका समय है 1951 ईस्वी, ठीक।
अगली है ऑन पोइट्री एंड पोएट्स, ठीक है, जिसका समय है 1957 ईस्वी। द सेक्रेड वुड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, जिसका समय है 1920 ईस्वी। द वेस्टलैंड, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना हो जाती है, जिसका समय है 1922 ईस्वी। अगली रचना है द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसका समय काल है 1933 ईस्वी। ओके, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार आप सभी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अगले हम अपने विचारक को देखते हैं, वे हैं टिलियर्ड। 1889 से 1962 इनका समय काल है। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी जो रचना है वह है पोइट्री डायरेक्ट एंड ऑब्लिक, ठीक है, जिसका समय है 1934 ईस्वी। दूसरी जो रचना है वह है दी एलिजाबेथन वर्ड पिक्चर, जिसका समय है 1942 ईस्वी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई.ए. रिचर्ड्स की बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। इनका समय जो काल है वो है 1893 से 1979 ईस्वी। रचनाओं की बात करें द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है, जिसका समय काल है 1922 ईस्वी। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, जिसका समय काल है 1923 ईस्वी। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसका समय काल है 1924 ईस्वी। इसके साथ ही पोएट्रीज एंड साइंसेस, जिसका समय काल है 1926 ईस्वी। इसके साथ ही प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसका समय काल है 1929 ईस्वी। और इसके बाद है फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, जिसका समय काल है 1936 ईस्वी। तो रिचर्ड्स की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप सभी इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा समझ में आए वैसा करिए, बट इसे अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक रेमंड लेविस पे बात करेंगे, जिनका समय काल है 1895 से 1978 ईस्वी। और इनकी रचनाओं की बात करें, न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री इनकी रचना है, जिसका समय काल है 1932 ईस्वी। रिवैल्यूएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है 1936 ईस्वी। इसके साथ ही द ग्रेट ट्रेडिशन इनकी रचना है, जिसका समय है 1948 ईस्वी। और इसके बाद इनकी रचना है थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी, जिसका समय है 1976 ईस्वी। एक और रचना है द कॉमन परसूट, जिसका समय है 1952 ईस्वी, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं हैं, 52 है यहाँ पे 1952 ईस्वी। तो ये सारी रचनाएं हैं लेविस की, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। चलिए सीडे लेविस को देखेंगे, वो थे फ्रैंक रेमंड लेविस और ये हैं सीडे लेविस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनका समय काल है 1904 से 1972। इनकी रचना की बात करें तो पोएटिक इमेज, ठीक है, जिसका समय है 1947 ईस्वी। अगले हैं हमारे जिया पॉल सार्त्र, इनके बारे में देखेंगे। इनका समय है 1905 से 1980। रचनाएं इनकी ये सारी हैं, जिसमें हम देखेंगे नौजिया, फ्लावेयर, ये 4 खंडों में है, जिसकी रचना 1931 से 1945 ईस्वी तक की गई। व्हाट इज लिटरेचर इनकी अगली रचना है, जिसका समय है 1947 ईस्वी। विंग एंड नथिंग इनकी रचना है, जिसका समय है 1943 ईस्वी। क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन, जो कि लिखा गया 1960 में। ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लिंथ ब्रुक्स हैं, जिनका समय काल है 1906 से 1994 ईस्वी। और अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन, जिसका समय है
39 ईस्वी। द वेल रॉट अर्न, जिसका समय है 1947 ईस्वी। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, जिसका समय है 1938 ईस्वी। अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, जिसका समय है 1947 ईस्वी। अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, जिसका समय है 1943 ईस्वी। इसके साथ ही इनकी अगली लास्ट रचना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि 1957 में इन्होंने लिखा। तो ये सारी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है क्लिंथ ब्रूक्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम एम्पसन की रचना को देखेंगे। पहले इनका समय काल देख लेते हैं। 1906 से 1984 ईस्वी इनका समय काल है। इनकी रचना की बात करें तो 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी इनकी रचना है, जिसका समय है 1930, और ये जो रचना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगली रचना है इनकी सम वर्सन्स ऑफ पेस्टोरल। ओके, ये जो समय है इसका 1935 ईस्वी। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, इसका समय है 1951 ईस्वी। और इनकी अगली रचना है मिल्टन्स गॉड, जिसका समय है 1961 ईस्वी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आता अगर आपको सभी को समझ में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम और बेहतर तरीके से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टोफर कॉर्डवेल अगले विचारक हैं, जिनका समय काल है 1907 से 1937। रचनाओं की बात करें तो इल्यूजन एंड रियलिटी इनकी रचना है, जिसका समय है 1937 ईस्वी। अगली रचना है रोमांस एंड रियलिज्म, जिसका समय फिर भी पता नहीं है, जिसका समय नहीं मालूम, और ये 2 रचनाएं हैं इनकी इम्पोर्टेंट हैं। रोला बार्थ हैं अगले रचनाकार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 1915 से 1980 इनका समय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है द डेथ ऑफ द ऑथर। ओके, जिसका समय है 1967 ईस्वी। द डेथ ऑफ द ऑथर, लेखक की मृत्यु। जॉक देरिदा ये भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, इनका जो समय है वह है 1930 से 2004। और इनकी रचनाओं की बात करें, सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से कुछ जो रचनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे आपको। स्पीच एंड फिनोमिना इनकी पहली रचना है, और जिसका समय अगर हम बात करें तो 1967 ईस्वी। राइटिंग एंड डिफरेंस इनकी अगली रचना है, और ऑफ ग्रामेटोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है इनकी। ठीक है, जिसका समय है 1967 ईस्वी। और अगली रचना है दी एंड ऑफ मैन। ओके, और अगली रचना है राइट टू फिलॉसफी, जिसका समय है 1990। तो ये सारे विचारक थे। तो ये तो था जितने भी पाश्चात्य विचारक हैं और उनकी रचनाएं हैं उनके संदर्भ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप पढ़िए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला टॉपिक जो हमारा है वह है कि कौन सा जो विचारक है वो किस जगह से संबंधित है। कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछ लेता है। तो विचारक और उनके जन्म स्थान को हम देखेंगे। प्लेटो का जो जन्म स्थान है, बात करें अगर हम प्लेटो की, तो प्लेटो का जो जन्म स्थान है वो है एथेंस। अरस्तु मकदूनिया से संबंधित हैं। लोंजाइनस का जन्म यूनान में हुआ, तो वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड में। कॉलरिज भी इंग्लैंड से ही संबंधित हैं। क्रोंचे इटली में पैदा हुए, तो इलियट अमेरिका में। और रिचर्ड्स की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम में। तो बहुत ही ईजी है, आप ये देख लीजिए। ठीक है, ये हैं प्रमुख विचारक और उनके जन्म स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रमुख सिद्धांत और उनके सिद्धांतकर्ता कौन हैं। तो अगर हम बात करें तो प्लेटो के सिद्धांतों की, तो प्लेटो ने काव्य विषयक कुछ विचार दिए अपने, जिसमें अनुकरण सिद्धांत के नाम से आता है। अरस्तु का भी अनुकरण सिद्धांत है, लेकिन प्लेटो से थोड़ा हटकर। इसके साथ ही इनका विरेचन का सिद्धांत और त्रासदी का भी सिद्धांत आता है।
ठीक है। लोंजाइनस की बात करें तो लोंजाइनस का जो सिद्धांत है वो है औदात्य सिद्धांत या फिर उदात्य सिद्धांत, या फिर काव्य में उदात्त तत्व। ठीक है। हीगल की बात करें तो द्वंद्ववाद है। तो वर्ड्सवर्थ की बात करें तो स्वच्छंदतावाद पर इन्होंने बात की है। कॉलरिज की अगर हम बात करें तो इन्होंने कल्पना का सिद्धांत दिया। तो सोरेन किरकेगार्ड ने अस्तित्ववाद पर चर्चा की। कार्ल मार्क्स की बात करें तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया इन्होंने। अगर हम प्रतीकवाद की बात करें तो जीन मोरियस, वॉडलेयर एंड मिलार में, ये सभी से इम्पोर्टेंट हैं प्रतीकवाद के संदर्भ में। प्राकृतवाद की बात करें तो एमिल जोला संबंधित हैं। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड से संबंधित है, के जनक फ्रायड हैं। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोंचे ने दिया। तो महान यथार्थवाद का सिद्धांत जॉर्ज लुकास ने दिया। बिंबवाद की चर्चा करें तो टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद इलियट की अगर हम बात करें तो इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया, परंपरा का सिद्धांत दिया, उपन्यास के अंत पर चर्चा की और वस्तुनिष्ठ समीकरण पर भी बात की हुई है। आगे हम देखेंगे आई.ए. रिचर्ड्स पे। तो आई.ए. रिचर्ड्स ने संप्रेषण का सिद्धांत दिया, मूल्य का सिद्धांत दिया। तो अर्थमीमांसा पर भी इन्होंने चर्चा की हुई है। कार्वे की बात करें तो कार्वे ने यथार्थवाद पर बात की, यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद डी.एच. लॉरेंस से संबंधित है। कुत्सित यथार्थवाद फ्लावर्ट से। तो अति यथार्थवाद आंद्रे वेर्ता, हर्बर्ट रेड से संबंधित है। नव्य शास्त्रवाद बेन जॉनसन से। तो संरचनावाद प्रोफेसर फर्दिनॉन्द डी सस्यूर, अर्थात संरचनावाद सस्यूर से संबंधित है, उसके जनक माने जाते हैं। उत्तर संरचनावाद पे हम बात करें, अगर हम जॉक देरिदा की चर्चा करें तो जॉक देरिदा ने दिया उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत, विखंडनवाद पर चर्चा की और इन्होंने इन दोनों पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। अगले जो हमारे विचारक हैं स्केलोवस्की, इन्होंने अजनबीपन का सिद्धांत दिया। विडंबना और विसंगति अंतर विरोध पर का सिद्धांत दिया क्लिंथ ब्रुक्स। विरोधाभास रॉबर्ट पेन वारेंस से संबंधित है। तो साहित्य का जो समाजशास्त्र है वो हिप्पोलीट टेन। विचारधारा का अंत डेनियल बेल। लेखक की मृत्यु रोला बर्थ। लेखक का अंत लॉयन ट्रिलिंग। और परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं पर अगर हम बात करें तो वह है एडमंड विल्सन का। ठीक है। परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं एडमंड विल्सन। ओके। तो ये तो थी महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके सिद्धांतकर्ता। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में, क्योंकि आज हमको पढ़ना है प्लेटो को, अरस्तु को, होरेस को और लोंजाइनस को। आज हम 4 को पढ़ेंगे, फिर आगे के जो विचारक हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो आज हम इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है। प्लेटो की अगर हम बात करें तो प्लेटो को प्रत्ययवादी या फिर आत्मवादी दार्शनिक कहा जाता है। इनका समय हमने पहले ही देख लिया था और इनकी रचनाएं फिर भी समय फिर देख लेते हैं। 427 से 347 ईसा पूर्व इनका समय है। काव्य एवं कला के विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उसकी उपयोगिता रही है। इन्होंने एकेडमिया शिक्षण संस्था की स्थापना की हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो इनका जन्म हमने देख ही लिया था, एथेंस में हुआ है। और इनके पिता का नाम था अरिस्तोन और माता का नाम था पेरिक्टियोन। ठीक है। प्लेटो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा में प्लेटो के लिए प्लाटोन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए अरबी भाषा में अफलातून शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। फटाफट से जल्दी देखेंगे इनको हम। 1927 ईस्वी में प्लेटो ने यूनान में एक अकादमी स्थापित की, जो कि हमने बताया अभी इसके जस्ट पहले।
जिसमें अरस्तु जैसा विद्वान विद्यार्थी शिक्षा अर्जित कर रहा था। अरस्तु की कुशाग्र बुद्धि को आधार बनाकर प्लेटो ने ही कहा था कि अन्य छात्र संस्था की शरीर हैं तो अरस्तु मस्तिष्क है। ठीक है, इस एकेडमी को यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय माना गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इनकी जो अकादमी थी उसका क्या नाम था, एकेडमिया। ठीक है, प्लेटो ने कुल 36 ग्रंथ लिखे जिसमें 23 ग्रंथ संवाद से रिलेटेड हैं, 13 ग्रंथ आलेख पत्र से संबंधित हैं जिसमें पोलितिया या पोलतिया नोमेई लॉज प्रमुख है। ठीक है, पोलतिया रिपब्लिक, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पीछे अभी हमने जस्ट प्लेटो का सारी रचनाएं देखा है, आप वहाँ जाके वीडियो थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे हम देखेंगे। पोलितिया या द रिपब्लिक को राजनीतिक चिंतन एवं आदर्श राज्य का महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किस रचना को कहा जाता है ये। अन्य ग्रंथों की बात करें तो ये देखिए अन्य ग्रंथ इनके हैं जिसमें से इयोन है, नाट्यशास्त्र से संबंधित है, सिम्पोसियन, क्रेटुलुस, प्रोटोगोरस, फिलेब्रुस, गॉर्गियोस, विचार गोष्ठी, सिम्पोजियम, फेद्रुस, ये सारी रचनाएं हमने अभी देखा है जस्ट। ठीक है, रिपब्लिक और लॉज में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने काव्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इन्होंने अपनी किन रचनाओं में काव्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए, तो रिपब्लिक और लॉज में। प्लेटो ने आदर्श राज्य, प्रत्ययवादी सिद्धांत, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, ज्ञान मीमांसा, काव्य सत्य, काव्य प्रयोजन, भौतिक सिद्धांत, अनुकरण आदि बिंदुओं पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हुए हैं। इन्हें सत्य सिद्धांत का प्रवर्तक भी कहा जाता है। साथ ही इन्होंने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की भी बात की है। प्लेटो ने प्रत्यय या विचार को ही आधारभूत सत्य बताया। इन्होंने अपने ग्रंथ लॉज में कहा कि कला में वस्तुओं का पुनः सृजन मात्र मनोरंजन की दृष्टि से होता है। इन्होंने कला को अनुकृति मात्र माना। ठीक है, जो सत्य से तिगुनी दूरी पर होता है। इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए ही इन्होंने अपना प्रत्ययवादी सिद्धांत दिया था और कहा था कि किसी वस्तु की मूल कल्पना, प्रत्यय या विचार ईश्वर में निहित होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्लेटो ने मूल सत्य का जो जनक है वो ईश्वर को माना और उस सत्य की अनुकृति उन्होंने संसार को बताया और इस संसार का अनुकरण काव्य को इन्होंने माना है। अर्थात अनुकरण इन्होंने काव्य को माना है। प्लेटो ने कहा था गुलामी मृत्यु से भी भयावह सत्य है। ठीक है, भयावह होती है। रिपब्लिक में इन्होंने कहा कि कविता भावातिरेक को शुष्क करने के बजाय पोषित और संसिक्त करती है और उन्हें नियंत्रित करने के बजाय उनसे नियंत्रित होती है, लेकिन मानव जाति के सौभाग्य एवं सदाचार के दृष्टिकोण से भावावेश पर नियंत्रण होना ही चाहिए। ये प्लेटो का कहना है। काव्य के प्रयोजन इन्होंने क्या माना, इनके काव्य संबंधी विचारधारा ही हमें बतानी है। तो काव्य का प्रयोजन इन्होंने काव्य को अनुकरण का अनुकरण माना। ठीक है, काव्य को इन्होंने अनुकरण का अनुकरण माना और इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना शिक्षा देना। मुख्य प्रयोजन क्या है, शिक्षा देना। इसके अलावा इन्होंने सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण, साथ ही राष्ट्र का उन्नयन या उत्थान बताया है। इन्होंने काव्य के 3 भेद बताए जिसमें अनुकरणात्मक, जिसमें प्रहसन, कॉमेडी, दुखांत को रखा गया, वर्णात्मक जिसमें डिथिरैव, प्रगीत, ठीक है, और तीसरा मिश्र जिसमें महाकाव्य रखा गया। इनकी एक पंक्ति है काव्य एक प्रकार का उन्माद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी पंक्ति है कवि कविता करते समय उन्माद पागलपन की दशा में रहता है। इनका ऐसा मानना है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें, ईश्वर कवियों के चित्त को उनसे अलग कर देता है और अपने एजेंट के रूप में उनका उपयोग करता है। ये भी इनकी एक बिंदु है। शैली कवि के चरित्र का प्रतिबिंब है, ये भी इनके कथन है। भाषा परिवर्तनशील एवं गुणाश्रित है। क्रोंचे ने इनके बारे में कहा था कि विचारों के इतिहास में कला के महान निषेध का इतना बड़ा विचारक एक भी नहीं हुआ। ठीक है, ये प्लेटो के संदर्भ में क्रोंचे ने
कहा हुआ है। पहली बार प्लेटो ने कविता की रहस्यमयी शक्ति या जादुई आकर्षण शक्ति का वर्णन किया था। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी से था। ठीक है, चलिए प्लेटो के पूर्व कैसा था अनुकरण का सिद्धांत, ये हम देखेंगे। प्लेटो के पूर्व ग्रीक काव्य शास्त्र में अनुकरण का अस्तित्व था। होमर की रचना जो है, अभी हम बाद में देखेंगे होमर के भी सिद्धांत को। तो होमर की जो रचना है हिम टू अपोलो एवं अरिस्टोफानेस की रचना वीमेन सेलिब्रेटिंग द थेस्मोफोरिया में कला की विवेचना अनुकरण मूलकर्ता के अर्थ में की गई है। होमर ने अनुकरण के लिए माइमेसिस शब्द का प्रयोग किया है। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का वह अर्थ नहीं है जो होमर में है। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत पूर्ववर्ती अनुकरण सिद्धांत से भिन्न होते हुए भी उनके अनुकरण सिद्धांत का बीज इसी में निहित किया हुआ है। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये नकल का नकल मानते हैं, अर्थात हमने बताया कि ये अनुकरण का अनुकरण मानते हैं। इनको मानना है कि सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ने दुनिया बनाई, ईश्वर ने दुनिया बनाई, ईश्वर दुनिया जो है वो ईश्वर एक नकल है और दुनिया की जो नकल करे वो काव्य है, इसलिए काव्य नकल का नकल है, अनुकरण का अनुकरण है। प्लेटो ने 33 भाषण दिए जिसमें काव्य शास्त्र के नियम पर चर्चा की गई थी। कलाकारी को हेय दृष्टि से देखा इन्होंने और आदर्श राज्य के गठन के लिए कलाकारों के निष्कासन की बात ये करते हैं, जिसका बाद में विरोध भी होता है। प्लेटो ने इस संसार का जो मूल सत्य ईश्वर को माना और वे कहते हैं कि प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है, वह शाश्वत और अखंड है, ईश्वर उसका सृष्टा है। ठीक है, उनके सत्य की अनुकृति यह संसार है और इस संसार का अनुकरण काव्य। देखिए ये अपनी बात करते हैं। ठीक है, कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। प्लेटो के अनुसार कवि अनुकृति की अनुकृति करता है। सत्य काव्य इन्होंने क्या माना और असत्य काव्य। सत्य काव्य ईश्वर की सत्ता माने, समाज व राष्ट्र के हित में हो और वो नैतिकता से भरा हो, ऐसा है सत्य काव्य। असत्य काव्य इन्होंने किसे माना, जो मनोरंजन करे और धन प्राप्ति के लिए हो, समाज एवं राष्ट्र में कोई लेना देना ना हो उसका। इसीलिए इन्होंने काव्य को हेय की दृष्टि से देखा और इन्होंने कलाकारों का राज्यों से बहिष्कार करने की बात की। ठीक है, ये देखिए इनका है कि सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमात्मा है। ठीक है, फिर जगत, उनका उस जो विचार निकला उससे जगत बना। ठीक है, और जगत जो संसार या जगत है उसका निर्माण जब हुआ, ठीक है, नकल हुआ। ठीक है, कलाकार ने क्या किया, इस अनुकरण किया। संसार ईश्वर ने दुनिया बनाई और दुनिया की नकल करके कलाकार ने फिर से अनुकरण करके काव्य रचना की, तो इसलिए ये अनुकरण इन्होंने माना है। ठीक है, ये आप इसे समझ लीजिएगा अच्छे से। कलाकार नकल की नकल करता है, इसीलिए वह आदर्श राज्य के निर्माण में सहायक नहीं है। मूल्य मान्यता क्या है प्लेटो की, वो हम फटाफट देख लेते हैं। ईश्वर द्वारा रचित प्रत्यय जगत ही सत्य है, ईश्वर सृष्टा है। वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति छाया होने के कारण मिथ्या है, असत्य है। कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण होने के कारण और भी मिथ्या है, क्योंकि वह अनुकृति की अनुकृति करता है। कलाकार अनुकर्ता यहाँ पे है। प्लेटो का काव्य पर आक्षेप क्या रहा है वो देखेंगे। काव्य अनुकृति की अनुकृति है ये मानते हैं। कवि न केवल स्वयं अज्ञानी है बल्कि वह अज्ञान का प्रसारक भी है, ऐसा प्लेटो का मानना है। काव्य क्षुद्र मानवीय भावों एवं कल्पना पर आधारित होता है। कलात्मक रचनाएं समाज के लिए अनुपयोगी हैं। प्लेटो कहते हैं कि काव्य लोगों में वासनाजन्य क्षुद्र भावों को जगाता है। कवि समाज में अनाचार और दुर्बलता का पोषण करने का अपराधी है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कलाकारों का बहिष्कार किया नैतिक और आदर्श राज्य से। अनुकरण सिद्धांत का मूल्यांकन अगर हम करें प्लेटो के, तो प्लेटो आलोचक या काव्य मीमांसक नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। उनका उद्देश्य आदर्श राज्य की प्रतिष्ठापना करना था। उनकी दृष्टि जो है मूलतः नैतिकतावादी और उपयोगितावादी रही है।
वे पूरी तरीके से काव्य के विरोधी नहीं हैं, वे सत्य काव्य के मानक भी हैं। वे चाहते हैं कि काव्य ऐसा हो, ऐसे काव्य के वे विरोधी बिल्कुल नहीं है जो राष्ट्र और देश के हित में बात करती है, जो नैतिकतावादी हो। ठीक है, ऐसी कविताओं को उन्होंने महत्व दिया, प्रभावोत्पादक और उचित माना, जिसमें वीर पुरुषों की गाथा हो, देवताओं के स्रोत हों। ठीक है, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने इनके संदर्भ में कहा कि पाश्चात्य आलोचना के इतिहास में प्लेटो का स्थान जितना विशिष्ट है उतना ही प्रभावी। कला की अनुकरण मूलता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को है। प्लेटो से प्राप्त अनुकरण के सूत्र को उपवृहित कर अरस्तु ने उसे एक सिद्धांत का रूप दिया, जिसकी मान्यता शताब्दियों तक रही। जो व्यक्ति 2500 वर्षों तक चर्चा का विषय बना रहा, उसकी प्रासंगिकता को प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि अपनी सीमाओं के बावजूद यूरोपीय काव्य चिंतन के क्षेत्र में प्लेटो का महत्व स्वीकार्य है। उसने काव्य शास्त्र की ऐसी अनेक अवधारणाओं को व्यवस्थित किया है जो आगे चलकर परवर्ती विचारकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित अनेक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। ये रामचंद्र तिवारी ने कहा है प्लेटो के संदर्भ में। बात करें गणपति चंद्र गुप्त की, तो गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि प्लेटो ने कविता को अनुकृति बताकर काव्य मीमांसा के क्षेत्र में एक ऐसे सिद्धांत की प्रतिष्ठा की जो परवर्ती युग में विकसित होकर काव्य समीक्षा का आधार बना। दूसरे, उन्होंने काव्यानुभूति का स्वरूप आनंददायक और उसका आधार भावोद्वेलन को स्वीकार करते हुए आस्वादन प्रक्रिया के आधारभूत सूत्रों की स्थापना की। इसी दृष्टि से प्लेटो की जो स्थापनाएं हैं वो भारतीय रस सिद्धांत के बहुत निकट पड़ती हैं। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो इस प्रकार ये तो था प्लेटो के काव्य विषयक विचारधाराएं और उनका अनुकरण सिद्धांत। तो यहाँ पे हमने प्लेटो को समाप्त किया। अगले जो हमारे विचारक आते हैं वो अरस्तु को थोड़ा लंबा है क्योंकि उनके 2-3 सिद्धांत कई सारे सिलेबस में लगाए गए हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी और टीजीटी पीजीटी में सब में अलग अलग सिद्धांतों को अरस्तु के लगाया गया है। तो हम एक साथ सारे सिद्धांतों को यहाँ पे देखेंगे ताकि आपको कहीं पे भी अन्य जगह जाने की आवश्यकता ना हो, ढूंढने की आवश्यकता ना हो कोई भी सिद्धांत। तो चलिए अगर हम आगे बात करेंगे अरस्तु के संदर्भ में, पहले हम अरस्तु को देख लेते हैं। फिलहाल इनके समयकाल और हम इनकी कृतियों को पहले ही देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही वीडियो के। फिलहाल हम फिर से चर्चा करेंगे एक बार। इनके अगर हम जन्म और मृत्यु की बात करें अर्थात समयकाल की, तो 1884 ईसा पूर्व से 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व इनका समयकाल है। मकदूनिया में इनका जन्म हुआ। पत्नी का नाम था वीथियोस। प्लेटो के ये शिष्य थे और सिकंदर के ये गुरु रहे हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का पितामह माना जाता है इनको। ठीक है, सिद्धांत की बात करें तो अनुकरण का सिद्धांत महत्वपूर्ण रहा है, साथ ही विवेचन का सिद्धांत और त्रासदी का जो इन्होंने विवेचन किया वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले थोड़ी रचना चीज़ें इनके बारे में देख लेते हैं। राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र, आचार शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान आदि विषयों पर लगभग 400 ग्रंथों की रचनाओं पर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक अमूल्य योगदान इन्होंने दिया हुआ है। इनकी रचनाओं की बात करें तो रचना पे हमने देख लिया है पहले ही, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। पेरिपोई एथिकेस अर्थात काव्यशास्त्र, जिसमें 26 भाग हैं और 50 पृष्ठ हैं। ठीक है, प्रथम अंग्रेजी अनुवादक टी विंस्टेनली ने ऑन पोएटिक्स से इसको मतलब इसमें किया था 1980 में। ठीक है, अगली रचना जो है तेखनेक रितोरिकेस भाषा शास्त्र और एक है वसीयत नामा। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने काव्य के 3 भेद माने हैं: ट्रेजेडी विषादांत नाटक, कॉमेडी प्रहसन, इपिक अर्थात महाकाव्य। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अरस्तु ने
जो है कविता से संबंधित 2 चर्चित सिद्धांत दिए, जिसमें से पहला था अनुकरण का सिद्धांत और दूसरा था विरेचन का सिद्धांत। हम सभी यहाँ पे अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे त्रासदी। त्रासदी क्या है? त्रासदी दुखांत इन्होंने जो बात की है, ठीक है। त्रासदी को देखेंगे, दुखांतक को इसको हिंदी में दुखांतक कहेंगे। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण और कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के गंभीर भागों में पृथक पृथक तथा कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो। काव्य व्यापार में गंभीरता, पूर्णता, विस्तृत और अभिनयता होनी चाहिए। इसमें जो भाषा प्रयुक्त होती है वह करुणा एवं भय से युक्त होती है। कुल मिलाके अगर हम बात करें त्रासदी की, तो ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है त्रासदी या फिर दुखांत काव्य, ठीक है, जो अंग्रेजी के ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। त्रासदी का जो पश्चिम में सर्वप्रथम विवेचन जो हुआ वो यूनान से होना शुरू हुआ था। त्रासदी का आरंभ मदिरा व उल्लास के देवता डियोनियस के सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है, ठीक है। ईसा पूर्व 5वीं सदी तक आते आते यूनान में त्रासदी एक परिपक्व विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। त्रासदी के अतिरिक्त उस युग में कॉमेडी, महाकाव्य, गीति काव्य जैसी विधाएं भी प्रचलित थी। तो त्रासदी जो है एक तरीके से प्लेटो के हिसाब से है कि वो भावों को दबाती है। त्रासदी दुखांतक जो काव्य होते हैं वो भावों को दबाते हैं, भावों का शमन करते हैं। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि त्रासदी जो ट्रेजेडी नाटक होते हैं, ट्रेजेडी काव्य हैं, दुखांतक काव्य हैं, वो भावों का अतिरेक करते हैं, वो भावों को दबाते नहीं, हमारे भावों का अतिरेक करते हैं, ठीक है। चलिए हम दुखांतक या फिर त्रासदी के अंग की बात करते हैं। उसमें कितने अंग होते हैं? तो पहला होता है कथानक, ठीक है। कथानक जिसको माइथोस कहते हैं, ये कार्य व्यापार होता है, ठीक है, कार्य व्यापार होता है। इसमें गंभीरता पूर्ण वक्त कार्य किया जाता है। आदि होगा, अवसान होगा, आदि होगा, मध्य होगा, अवसान होगा, और ये विस्तृत होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें पहला जो पार्ट है वो कथानक है। कथानक के अगर हम प्रकार देखें तो विषय के आधार पर ऐतिहासिक, काल्पनिक और दंत कथा मूलक, अनुश्रुतिक है। शिल्प के आधार पर सरल और जटिल, ठीक है, जिसमें से जटिल में अगर हम देखें तो महान त्रुटि, हेमरतिया और स्थिति विपर्यय, ठीक है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में अगर हम बात करें, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जो काव्य रचा है उसमें ये देखिए इनके इसी ट्रेजेडी नाटक के अंतर्गत आता है। अभिज्ञान होता है, उनके अभिज्ञान होता है तब उनको शकुंतला की याद आती है। तो ये भी अभिज्ञान को यूनानी भाषा में अनग्नोरिसिस कहते हैं, ठीक है। भाग्य परिवर्तन, स्थिति विपर्यय, भाग्य परिवर्तन, जैसे इसको पेरिपेतेइया कहते हैं। जैसे कोई नाटक चल रहा है, अचानक से ईश्वरीय कृपा हो जाए, दैवीय कृपा हो जाए, हमारा भाग्य बदल जाए, है ना, तो वो है। तो शिल्प के आधार पे एक सरल है ट्रेजेडी नाटक और दूसरा जटिल है, ठीक है। चलिए दूसरा जो ट्रेजेडी का पार्ट है, पहला तो कथानक था, दूसरा चरित्र है। चरित्र कैसा हो? यथार्थ हो, कुछ गौण होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं, सुसंगत तरीके से चरित्र रचा हो। चरित्र को यूनानी भाषा में एथोस कहते हैं। तीसरा है विचार, जिसे पाथोस कहते हैं। चौथा है पद योजना, ठीक है। विरेचन का जो संबंध है वो धार्मिक क्षेत्र से नहीं होता, ये एक बात है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ट्रेजेडी में ही इन्होंने संकलन त्रय की भी बात की हुई है, अर्थात इन्होंने देश, काल और कार्य के आनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया, ठीक है। कथानक से अर्थ है कि त्रासदी की जो विषय वस्तु होती है वो क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब गंभीर हो कथानक, पूर्ण हो, विस्तृत हो, है ना। विचार जो हो, त्रासदी का जन्म विचारों के गर्भ में होता है, तो जितने विचार हैं वो गंभीर होने चाहिए, प्रभावोत्पादक होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी त्रासदी के संदर्भ में,
चलिए हम अनुकरण की बात करते हैं। अभी पहले अनुकरण पे इन्होंने इनका अनुकरण सिद्धांत देख लेते हैं। अनुकरण शब्द के लिए मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्लेटो ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है प्लेटो से पूर्व अनुकरण शब्द का अस्तित्व नहीं था, ऐसा नहीं है। प्लेटो से पहले भी किया हुआ है। होमर ने, सुकरात ने, सोफोक्लिस ने किसी न किसी रूप में अनुकरण को इन्होंने आधार बनाया ही हुआ था। इन्हीं दार्शनिकों से प्रभावित होकर प्लेटो ने अनुकरण शब्द का प्रयोग किया था। मिमेसिस शब्द यूनानी भाषा का बताया जाता है, जिसके लिए अंग्रेजी में इमिटेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है और हिंदी में अनुकरण या अनुकृति। एक सिद्धांत के रूप में इसे स्थापित करने का कार्य हमारे अरस्तु ने किया। अनुकरण सिद्धांत प्रथम एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें काव्य में प्रकृति और कला का पारंपरिक अनुपात निर्धारित करने का प्रयास किया गया। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने कला को प्रकृति का अनुकरण माना, लेकिन अपने अपने तरीके से। ठीक है, प्लेटो ने कला के दो भेद बताए थे, जो हमने देखा था कि पूरा उनका ग्राफ हमने समझा था। ठीक है, कि दैवीय कला एक मानवीय कला है ना, ये सारी चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा, वो सारा हमने पीछे समझ लिया है। तो अगर हम बात करें तो प्लेटो ने उपयोगी कला को महत्वपूर्ण दिया है। प्लेटो का मानना है कि अनुकरण एक नाटक है जो अपूर्ण होने के साथ साथ मनोरंजन का साधन है, जो अपने आप में अधूरा तो है ही, उसमें अज्ञानता है, असावधानी का समावेश है, इसीलिए वह त्याज्य है। इसीलिए इन्होंने कलाकारों को बहिष्कृत करने की बात की है। ठीक है, प्लेटो का यह मंतव्य अनुकरणात्मक कला के संदर्भ में है। ठीक है, अनुकरणात्मक कला को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो जैसा है या जो बेहतर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अनुकरणात्मक कला में वस्तु के तीन रूप भी हो सकते हैं: आदर्श रूप, वास्तविक रूप और अनुकरणात्मक रूप। इस अनुकरणात्मक रूप में जो अनुकरण किया जाता है वह कार्यतर मनुष्यों का होता है। अरस्तु ने प्रकृति शब्द का अर्थ प्लेटो की भांति न करके उससे इतर किया है। अरस्तु का मानना है प्रकृति का अर्थ मनुष्य के हाव भाव और उसके विचार से है। अरस्तु ने इसे और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया, जिसके लिए इन्होंने अनुकरणात्मक कलाओं का वर्गीकरण करने के लिए निम्न आधार बनाए, जैसे विषय वस्तु। इसमें अनुकरण ने कार्यरत मनुष्यों और उनके जीवन को रखा। अरस्तु ने कार्यरत मनुष्य को उच्च और निम्न में विभाजित करते हुए उनके जीवन को तीन वर्गों में रखा। ठीक है, पहला अगर हम देखें, पहला वर्ग क्या है? पहला जो इन्होंने माना, पहला वर्गीकरण किया, वो किया वास्तविक रूप। ठीक है, पहला इन्होंने वास्तविक रूप के रूप में वर्गीकरण किया। अनुकरण नहीं हो सकता इसका, या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत खराब हो जाएगा। दूसरा जो इन्होंने वर्गीकरण किया वो वास्तविक से अच्छा। इसका वर्णन इन्होंने ट्रेजेडी में किया जाता है। इसका जो वर्णन है वो ट्रेजेडी में किया जाता है। तीसरा इन्होंने वास्तविकता से निम्न किया, जिसका अनुकरण कॉमेडी में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तीन रूपों में इन्होंने वर्गीकृत किया है। ठीक है, विषय वस्तु को। माध्यम की बात करें तो ये सभी कलाओं में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसे चित्रकला में रंग और रूप को, नृत्य कला में लय, संगीत कला में स्वर, लय और संगति, काव्य कला में लय, संगीत और भाषा। ठीक है, अरस्तु ने काव्य के लिए छंदों को अनिवार्य नहीं माना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, शैली की बात करें तो वर्णनात्मक शैली और नाटकीयता शैली को ये रखते हैं। आगे अगर विचार करें तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण के निम्न अर्थ निकलकर सामने आते हैं। वो क्या क्या? कि काव्य है जो है वो प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण है। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां भी हैं। प्रकृति वस्तु या चरित्र के आदर्श रूप का अनुकरण है। कविता और इतिहास में अनुकरण केवल काव्य अनुकरण श्रेष्ठ है। कार्यरत मनुष्य और जीवन का अनुकरण, इसके लिए अरस्तु ने ट्रेजेडी का वर्णन किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि नाटक में नाटककार पात्रों के स्वभाव, भाव, विचार और चरित्र को उद्घाटित करता है, इसीलिए अनुकरण नकल न होकर जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण होता है। भय और दुख का निराकरण, ठीक है, अनुकरण के माध्यम से किया जाता है। भय और दुख का निराकरण, इसीलिए भी अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, बल्कि भय एवं करुणा से मुक्ति दिलाने की का मार्ग है। ठीक है, इन्होंने मुक्ति दिलाने का मार्ग माना है। ये देखिए 2 बार हो गया है पेज। चलिए आगे देखेंगे।
अरस्तु के अलावा अनुकरण की परिभाषा, जो अरस्तु के अनुकरण को किस तरह से कुछ विद्वानों ने परिभाषित करने का कार्य किया, तो ये कभी कभी परीक्षा में पूछता है। ये देख लीजिए, ब्रूचर ने कहा कि अरस्तु की मिमेसिस सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, उसके लिए अनुकरण सृजनात्मक है। स्कॉट जेम्स कहते हैं अनुकरण जीवन वस्तु परक अंकन, चित्रण अथवा जीवन का कलात्मक पुनर्निर्माण है। एटकिंस कहते हैं मिमेसिस प्रायः पुनः सृजन अथवा सृजनात्मक दर्शन की क्रिया है। एटलर का कहना है कि अनुकरण संरचनात्मक सिद्धांत है। अनुकरण, अरस्तु ने अनुकरण शब्द का प्रयोग 2 स्थानों पर किया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु के विचार, अनुकरण संबंधी जो उनके विचार हैं, उनके गुरु प्लेटो से अलग है। अनुकरण शब्द गुरु से लिया, लेकिन उसके भाव को अलग ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया। अरस्तु ने अनुकरण को हूबहू नकल नहीं माना, बल्कि कहा कि कविता या कला अनुकृति है, पर एकदम नकल नहीं है या उसकी सृजना की नकल है। कला या प्रकृति जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, अरस्तु कहते हैं कि कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का नहीं, वरन प्रकृति की सर्जना प्रक्रिया का अनुकरण करता है। कला प्रकृति का अनुकरण करती है। संक्षेप में कहें तो कवि या कलाकार प्रकृति का अनुकरण करते हैं और इस अनुकरण में अपनी ओर से भी कुछ जोड़ते हैं, जो कि पुनर्निर्माण का भाव जिसमें निहित होता है। अर्थात कह सकते हैं कि नकल के साथ अकल की बात इन्होंने की है। जहाँ प्लेटो ने नकल की बात की, वहीं पे इन्होंने नकल तो की, लेकिन अकल के साथ। पुनर्धारणाएं अगर हम देखें क्या है अरस्तु के अनुकरण की, तो कला प्रकृति की अनुकृति है। कवि को 3 प्रकार की विषय वस्तुओं में से किसी एक की अनुकृति करनी चाहिए, जैसी वे थी या हैं, जैसी वे कही या समझी जाती हैं, जैसी वे होनी चाहिए। कलाकृति के रूप में वह अनुकृति महत्वपूर्ण है, जो वस्तुएं या घटनाएं जैसी हों वैसा ही चित्रित कर देती हैं। अरस्तु कवि या इतिहासकार में अंतर बताते हैं। इतिहासकार का संबंध जो घटित हुआ है उसके साथ होता है, लेकिन कवि का संबंध जो घटित हो सकता है उसके साथ होता है। काव्य इतिहास की अपेक्षा अधिक दार्शनिक और उच्च स्तर की बात होती है। अनुकरण में काव्य आत्म तत्व का प्रकाशन निहित होता है। आनंद की उपलब्धि आत्म प्रकाशन के बिना संभव नहीं है। ये सारी बातें अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आएंगी। जो बाकी ये काव्य के 3 रूप इन्होंने मानने का प्रयास किया, वो हमने आपको बताया ही है। ठीक है, आगे देखेंगे। अतः इन्होंने अनुकरण भावात्मक एवं कलात्मक पुनः सृजन का पर्याय है, यथार्थ प्रत्यांकन नहीं। अरस्तु की दृष्टि में काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति और कल्पना द्वारा पुनः सृजन है। ठीक है, काव्य में अनुकृति का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो अरस्तु के मतानुसार काव्य का माध्यम भाषा होती है, इसलिए काव्य भाषा के माध्यम से कलात्मक अनुकृति होती है। काव्य भाषा गद्य पद दोनों में किसी रूप में हो सकती है। अरस्तु का मत है साहित्य को भौतिक शास्त्र से पृथक करने वाला तत्व छंद नहीं अपितु अनुकृति है, और इस अनुकृति के लिए छंद ही माध्यम हो यह कतई आवश्यक नहीं है। भाषा का कोई रूप काव्य में अनुकृति का माध्यम हो सकता है, ये अरस्तु मानते हैं। काव्य में अनुकृति का विषय क्या हो, तो काव्य में मानवीय क्रियाकलापों का अनुकरण होता है, अतः अनुकरण के लिए व्यक्ति होते हैं। काव्य में यथार्थ जीवन से श्रेष्ठतर व्यक्तियों के कार्य वर्णित होते हैं, या हीनतर या फिर यथावत रूप में। चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि क्षेत्रों में भी यही भेद होते हैं। त्रासदी और कॉमेडी, ट्रेजेडी और कॉमेडी में भी यही अंतर होता है। कॉमेडी का लक्ष्य है हीनतर चित्रण, जबकि ट्रेजेडी का लक्ष्य है भव्यतर चित्रण। काव्य में अनुकृति की विधि की बात करें तो जहाँ कवि निजी रूप में बोल सकता है अथवा अपने सभी पात्रों को जीवित, जागृत, चलते फिरते, बोलते प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, प्रारंभ में से लेके अंत तक सर्वत्र एक जैसा रूप रखना चाहिए। कवि स्वयं दूर रहकर समस्त भावों को नाटकीय शैली में प्रस्तुत करे। वस्तुतः अरस्तु की शैली प्रबंधात्मक, आत्माभिव्यंजक और नाट्य शैली है। ठीक है, अगर हम बात करें अरस्तु और कलाओं का अनुकरण और कलाओं का वर्गीकरण, तो प्लेटो ने कलाओं के 2 वर्ग किए थे, एक ललित कला और एक उपयोगी कला।
अरस्तु ने क्या किया कि दोनों वर्गों को एक ही कहा, क्योंकि दोनों अनुकरण पर ही आधारित हैं। जहाँ प्लेटो ने दो कलाओं के दो वर्ग किए, वहीं अरस्तु ने दोनों को एक कर दिया। इन्होंने ललित कलाओं को भी उपयोगी कला से उत्कृष्ट माना है। ठीक है, अरस्तु का मानना है कि ललित कलाएं अनुकरणात्मक कलाएं हैं जो कि मनुष्य के विचारों, भावों और कार्यों को अभिव्यक्त करती हैं। अरस्तु काव्य, संगीत, नृत्य सभी को अनुकरणात्मक बताते हैं और काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं। कला की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की है इन्होंने और सौंदर्यवाद की प्रतिष्ठा भी की। इनके अनुकरण सिद्धांत पर क्या आक्षेप लगते हैं वो भी हम जरा देख लेते हैं। यह बहुत बड़ा, सीमित और संकुचित सिद्धांत है। यह वस्तुपरक भाव तत्व पर अधिक बल देता है, आंतरिकता को नहीं। यह क्रोंचे के सहजानुभूति सिद्धांत से भी मेल नहीं खाता। क्रोंचे के अनुसार अनुकरण कला सृजन में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, जबकि अरस्तु के अनुसार अनुकरण ही कला है। ठीक है, अरस्तु ने अनुकरण में माइमेसिस इमिटेशन शब्द का चयन किया। कल्पनात्मक पुनर्निर्माण, पुनर्सर्जना के आनंद की अवस्थिति आदि शब्दों का अंतर्भाव नहीं है। अरस्तु ने सभी विषयों को अनुकार्य कहा। बाह्य वस्तुओं का तो अनुकरण हो सकता है, पर भारतीय अनुभूति की अभिव्यंजना में अनुकरण शब्द नहीं प्रयुक्त हो सकता। आज समीक्षा के क्षेत्र में अनुकरण शब्द के स्थान पर कल्पना, नवोन्मेष शब्द का प्रचलन ज़्यादा हो चुका है। भारतीय विद्वानों की दृष्टि में यह सिद्धांत अभावात्मक है, क्योंकि अरस्तु ने काव्य को आत्मा के उन्मेष के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया। ठीक है, अगर हम इसकी मूल्यांकन करें इनके इस अनुकरण सिद्धांत की, तो नगेंद्र का मानना है कि मिमेसिस का अर्थ इमिटेशन के रूप में इतना भिन्न नहीं है कि उसमें सर्जना का भी अंतर्भाव ना हो सके। अरस्तु के अनुकरण का अर्थ यथार्थ मात्र नहीं है, वह पुनः सृजन का पर्याय है और उसमें भाव तत्व और कल्पना तत्व का यथेष्ट अंतर्भाव है। उसमें सर्जना और सर्जना के आनंद की अस्वीकृति कदापि नहीं है। तो ये तो था इनका मूल्यांकन, इनके इस अनुकरण सिद्धांत का। हमने ट्रेजेडी पढ़ा और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ा। आगे बात करेंगे, एक और इनका टॉपिक है विरेचन का सिद्धांत। तो वो भी हम फटाफट देख लेते हैं। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु का। अरस्तु ने विरेचन शब्द जो है यूनानी भाषा के कथारसिस शब्द से लिया है। यह शब्द इन्होंने मूलतः चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया। कहा जाए तो विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद शास्त्र का शब्द है, जिसमें पंचकर्म क्रिया के माध्यम से शरीर शोधन की प्रक्रिया की जाती है। विरेचन का मूल प्रयोग मल निष्कासन की प्रक्रिया से होता था पहले, मतलब इसका मूल प्रयोग जो होता था, जो शरीर को शुद्ध या रोग रहित करने के लिए किया जाता है। लेकिन अरस्तु ने इस विरेचन शब्द का प्रयोग काव्य या कला के क्षेत्र में किया, जो लक्ष्यार्थ के रूप में किया है, जिसका माध्यम से दमित भावनाओं से उत्पन्न जो मानसिक विकार हैं उन्हें दूर किया जाए। ठीक है, जैसे शरीर को रोग मुक्त किया जाए, शरीर को शुद्ध बनाया जाए, उसी प्रकार मन में जो मानसिक विकार हैं, जो दमित भावनाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, उनको दूर किया जाता है विरेचन के माध्यम से। अरस्तु ने विरेचन का प्रयोग 3 स्तरों पर किया: धर्मपरक, कलापरक और मनोवैज्ञानिक या फिर नीतिपरक। अरस्तु का कहना है बाह्य उत्तेजना और अंत में उसके समन द्वारा आत्मिक शुद्धि या शांति विरेचन है। ब्रूचर ने अरस्तु की रचना पेरिपोइटेकस का संपादन करते हुए कहा कि यह मनोविज्ञान निदान शास्त्र के एक तथ्य विशेष का वाचक न होकर एक कला का सिद्धांत अभिव्यंजक है। ब्रूचर ने कहा आगे कि त्रासदी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं, किंतु उन्हें एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्रदान करना भी है। इस तरह से भावों के एक विशेष कलात्मक उन्नयन से एक परितोष उत्पन्न होता है, जिसे विरेचन कहा जाता है। अरस्तु का मानना है कि करुणा एवं त्रास के उद्रेक द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है, जिसके माध्यम से आनंद की प्राप्ति होती है और आदर्श समाज का निर्माण भी होता है। तो एक तरह अगर हम बात करें, जहाँ प्लेटो ने विरेचन के माध्यम से मनोविकारों के दमन या समन की बात कही थी, वहीं अरस्तु ने विरेचन के माध्यम से
विकारों की अभिव्यक्ति या भावातिरेक को अनिवार्य माना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी। मुख्य रूप से विरेचन सिद्धांत जो है वो ट्रेजेडी के अंतर्गत आता है। जो इनका त्रासदी या दुखांतक का सिद्धांत है, दुखांतक काव्य होते हैं, उनके अंतर्गत आता है। मतलब भावों का दमन जो होता है, जो हमारे मानवीय भावनाएं, जो दूषित भावनाएं होती हैं वो हानिकारक और अहितकर होती हैं, उनका संतुलन जीवन में अनिवार्य है, इसीलिए उनका विरेचन किया जाता है। ठीक है, जैसे दुखांतक देखने के बाद, कोई ट्रेजेडी काव्य है उसको देखने के बाद व्यक्ति को उसके क्लेश कर भावों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वह मुक्ति अल्पकालिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, विरेचन हो जाता है व्यक्ति के दूषित मनोभावों का। ये बातें थी, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण सिद्धांत से जोड़कर भी देखा जाता है, यह नगेंद्र ने माना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अरस्तु और प्लेटो को देखा। अब हम लोंजाइनस को देखेंगे। इसके बाद हम होमर के काव्य विषय सिद्धांत को देखेंगे। होमर का सिद्धांत बहुत छोटा सा है, फटाफट देख लेंगे। हम लोंजाइनस को फटाफट देख लेते हैं, उसके उपरांत होमर को देखेंगे। बाकी विचारकों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोंजाइनस के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। लोंजाइनस के समय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोगों ने इन्हें प्रथम शताब्दी का बताया, तो कुछ लोगों ने इन्हें तृतीय शताब्दी का आलोचक माना है। समय के साथ साथ यह भी विवाद रहा है कि लोंजाइनस का संबंध कहाँ से है। ठीक है, सत्यदेव मिश्र ने अपने ग्रंथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र अधुनातन संदर्भ में इन्हें ग्रीक का बताया, तो अन्य इतिहासकारों ने लोंजाइनस को यूनान का अंतिम प्रसिद्ध दार्शनिक बताया है। ठीक है, कहा जाता है कि लोंजाइनस यूनान का अंतिम काव्यशास्त्री एवं सौंदर्य शास्त्र का महान चिंतक था तथा उसी के बाद सौंदर्य शास्त्री चिंतन का केंद्र यूनान से हटकर रोम हो गया था। ये प्रथम ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने काव्य के विषय और काव्य की गरिमा का संबंध कवि के व्यक्तित्व से स्थापित करने का प्रयास किया। लोंजाइनस ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का प्रबल विरोध किया। हम कह सकते हैं कि ये अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के प्रबल विरोधी रहे हैं। स्कॉट जेम्स ने लोंजाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अरस्तु के बाद लोंजाइनस को ही पाश्चात्य काव्य जगत में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, अरस्तु का जो ग्रंथ है पेरिपोइटेकस के बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतन में सर्वाधिक विचार विमर्श लोंजाइनस की जो 60 पृष्ठों की 60 पेजों की एक रचना थी पेरिइप्सुस, उसका किया गया। ठीक है, पेरिपोइटिकेस की भांति पेरिइप्सुस भी अपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल 44 या 40 अध्याय बताए जाते हैं, कहीं कहीं 44 कहीं 40। इस ग्रंथ के बारे में 1554 ईस्वी में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी। 1662 ईस्वी में इसका अंग्रेजी अनुवाद ऑन सबलाइम के नाम से हुआ। इप्सुस का अर्थ होता है औदात्य, उदात्य या फिर ऊंचाई। कहा जाता है यह ग्रंथ एक पत्र के रूप में प्राप्त हुआ था जो इन्होंने एक रोमी मित्र को संबोधित करते हुए लिखा था। उस रोमी मित्र का नाम था पोस्तोमिमेउस। लोंजाइनस ने उदात्त की प्रेरणा कैसिलियस से लिया था, जिन्होंने सर्वप्रथम उदात्त नाम से एक निबंध लिखा था। उदात्त को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि औदात्य वाणी का उत्कर्ष, कांति और वैशिष्ट्य है, जिसके कारण महान कवियों, इतिहासकारों, दार्शनिक को प्रतिष्ठा, सम्मान, ख्याति प्राप्त हुई है, क्योंकि इसी से उनकी कृतियां गरिमामय बनती हैं। औदात्य के कार्यों के बारे में लोंजाइनस ने कहा, औदात्य का कार्य पाठकों को भावाभिभूत और सम्मोहित करना है। औदात्य अपनी प्रबल शक्ति के कारण सभी पाठकों को अनायास ही बहा ले जाता है। औदात्य से युक्त रचना विषय वस्तु को बिजली की भांति प्रकाशित करती है। औदात्य के आधार के बारे में लोंजाइनस ने कहा कि औदात्य कवि की जन्मजात और अभ्यास जन्य प्रतिभा दोनों पर आधारित होती है। औदात्य के इन्होंने 5 स्रोत बताए। पहला, उदात्त विचार या फिर विषय वस्तु का चयन। दूसरा, भावों की उदात्तता। तीसरा, अलंकारों का समुचित प्रयोग।
चौथा उत्कृष्ट भाषा या उदात्त भाषा, और पांचवा गरिमामयी रचना विधान। इन 5 स्रोतों के अलावा उदात्त के 3 बाधक तत्व भी बताए गए, जिसमें शब्दाडंबर, बालिशयता या बचकानापन के कारण दोष आ जाएं, या भावाडंबर जहाँ पर भावों की आवश्यकता न होकर संयम की आवश्यकता हो, लेकिन वहाँ पे भावाडंबर हो जाए तो वो काव्य में उदात्त तत्वों का नाश करते हैं। ठीक है। इसके अलावा औदात्त के बारे में निम्न तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि संक्षिप्त कथन होना चाहिए, विकास में यह प्रेरक होता है। संक्षिप्त कथन और अस्पष्ट कथन, अनुचित विचार, ग्राम्य पदों का प्रयोग, कर्ण कटु भाषा, विषयानुकूल शब्दों का अभाव, ये सारे जो होते हैं वो बाधक तत्व बताए गए हैं। औदात्त में बाधक तत्व बताए गए हैं। उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। उदात्त की विशेषता अगर हम देखें तो सार्वकालिकता और सार्वदेशिकता होती है। कला का अर्जित गुण नहीं है, कवि प्रसिद्धि का आधार है। औदात्त को लोंजाइनस ने महान आत्मा की सच्ची प्रतिध्वनि कहा है। उन्होंने कहा, कौन सा भाव किस स्थान पर प्रकट किया जाए, यह पहचान ही भावों की उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति है। अभिजात अभिव्यक्ति का आशय लोंजाइनस ने काव्य भाषा माना है। ठीक है। तो ये बात थी लोंजाइनस के काव्य सिद्धांत के बारे में। आप सभी इन्हें देख लीजिएगा, अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बीए में भी और एमए में भी, और इसके साथ ही साथ हमारे विभिन्न परीक्षाओं में भी। तो चलिए अभी हम देखेंगे होमर को। तो हम सभी देखेंगे, हमारे जो अगले विचारक हैं वो हैं होरेस। होरेस के बारे में हम सभी ने पढ़ा कि इनका जो समय काल है वो 65 से लेके 8 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। और इनकी जो रचना है वो आर्स पोएटिका है। क्या है? आर्स पोएटिका। ठीक है। हम इनके काव्य विषयक मान्यताएं पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें होरेस के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतनी ही चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने काव्य के लिए जो इम्पोर्टेंट माना है वह माना है इन्होंने प्रतिभा को। इन्होंने प्रतिभा को काव्य के लिए महत्वपूर्ण माना, और ये इस काव्य का जो प्रयोजन मानते हैं वो मानते हैं आनंद को। वे काव्य का प्रयोजन आनंद को मानते हैं। इनका जो ग्रंथ है आर्स पोएटिका, जिसको हम काव्य कला कह सकते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है काव्य कला। आर्स पोएटिका इनकी महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें इन्होंने काव्य के लिए प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना और काव्य का जो प्रयोजन माना वो आनंद को माना है। तो ये सारी बातें थी। हमने क्या पढ़ा? हमने महत्वपूर्ण विचारक पढ़े पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संदर्भ में, उनकी सभी रचनाओं को पढ़ा और उनके समयकाल को देखा। इसके साथ ही हमने प्लेटो के काव्य विषयक सिद्धांत और उनके अनुकरण सिद्धांत को पढ़ा। अरस्तु को हमने पढ़ा, अरस्तु का विरेचन, उनकी त्रासदी और उनके अनुकरण सिद्धांत को। साथ ही हमने लोंजाइनस और होमर के बारे में पढ़ा है। अगले जो वीडियो है उसमें हम अन्य जो विचारक हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रिचर्ड्स, क्रोंचे, इन्हें पढ़ेंगे, इनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।